नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में मूर्ति चोरी के मामले में यह पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदूवादी नेता ने थाने में हंगामा किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और लगातार मूर्ति चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद हंगामे की खबर अलीगढ़ से। तो आपको बताएं, लगातार मूर्ति चोरी के मामले में अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कई मामले सामने आने के बाद लोगों ने हंगामा किया। तो अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू नेताओं ने थाने में हंगामा किया। मामला है लगातार मूर्तियों के चोरी होने का। हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के चोरी होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां नारेबाजी की जा चुकी है और देखिए किस तरीके से लोग, ये हिंदूवादी नेता है जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अब मूर्ति चोरी का ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगते रहे और ये हिंदूवादी नेता हैं जिन्होंने थाने में हंगामा किया, घेराव किया और मामला है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के लगातार चोरी होने के कई मामले सामने आए हैं और इसके बाद अभी तक ऐसा करने वाले शख्स तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए लोगों में गुस्सा है, उन्होंने थाने का घेराव किया। ये हिंदूवादी नेताओं ने इकट्ठा होकर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई जगहों से मूर्ति चोरी होने के मामले सामने आते हैं और उसके बाद अलीगढ़ में ये माहौल, जहां हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव किया, नारेबाजी की। बदायूं से खबर है, जहां पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत मां पत्नी की हत्या की गई है। पुलिस अब पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बदायूं के 17 गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की खबर। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी पत्नी और मां, दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। बेखौफ हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी, उनकी माता जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी का माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके हमलावर मौके से फरार हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है और अब पत्नी, मां समेत गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके तहत अब खबर मिल रही है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इसमें समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नेता की मौत, साथ में पत्नी और मां को भी गोली लगी, उनकी भी मौके पर मौत। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत मां पत्नी की हत्या से हड़कंप है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। बेखौफ हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। 17 गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां ज्वेलरी की दुकान में टप्पेबाजों ने चोरी की और यह आरोप है कि ज्वेलरी की दुकान के मालिक का, जहां टप्पेबाजों ने दुकान में घुसने की कैसे कोशिश की, आप ये सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाइए। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन टप्पेबाजों को ढूंढ रही है जो ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हैं। ये देखिए आप, ये नीले रंग की शर्ट में ये जो शख्स तेजी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है यही टप्पेबाज है और अब इसकी तलाश पुलिस को है।
तो देखिए, कहा जाता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था बड़ी सख्त है और गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पुलिस बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस बैठी हुई है, ये बताया जाता है। लेकिन रायबरेली से इस टप्पेबाज की जो तस्वीरें आई हैं वो तमाम ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों को डराती हैं। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में इनामी बदमाश के गिरफ्तार होने की खबर है। 3 साल से इनामी ये बदमाश चल रहा था फरार और अब इस बदमाश पर जब आधा दर्जन से ज्यादा लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद की गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, जहां बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से फरार चल रहा था यह बदमाश। लूटपाट के कई मामले इस पर दर्ज थे, वांटेड था और अब जाकर के ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। खबर उत्तराखंड से है। गड्ढों वाली सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त है। सीएम धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सीएम धामी के सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम ने गड्ढों वाली सड़कों को जल्द बनवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं, इससे पहले भी अल्टीमेटम दे चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी थी, कहां-कहां कैसी सड़कें हैं, रिपोर्ट लेकर के आइए। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि सीएम धामी ने फिर से एक बैठक बुलाई, जहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए। जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, इससे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नाराज दिखाई दिए, संतुष्ट नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज यूपी दौरे पर आ रही हैं। आज वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी, जहां वो वाटर वीक समारोह में शामिल होंगी। सीएम योगी राष्ट्रपति का ग्रेटर नोएडा में स्वागत करेंगे। वहीं आज ग्रेटर नोएडा में लोगों को सौगातें मिलने वाली हैं, क्योंकि आज गंगा जल परियोजना की शुरुआत होगी। इस परियोजना से लाखों लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। लोगों के घर तक गंगा जल मिश्रित पहुंचेगा। सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। तो ऐसी परियोजना जिसका लंबा इंतजार किया है, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए आज का दिन सौगातों से भरा हुआ है। वाटर वीक समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहला दौरा है ये यूपी का, जब वो उत्तर प्रदेश आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में आज इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद हैं। कल शाम ही वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गए, रात्रि विश्राम भी उन्होंने यहीं किया और अब इस पूरे कार्यक्रम पर उनकी बारीक निगाहें हैं। सुबह से ही अब वो तमाम व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। एक्सपो सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला यूपी दौरा है, आपको यह भी बताते चले। और अब बात लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। आज दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार करेंगी। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री बलदेव औलख समेत कई दिग्गज आज प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल समेत कई दिग्गज नेता प्रचार करने वाले हैं। तो चुनावी शोर थमने से भी पहले पूरा जोर लगाया जाएगा। दो ही पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में हैं, वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, जहां पर दिग्गजों के प्रचार करने की तस्वीरें कल भी आई थी और आज भी आएंगी। चुनावी शोर थमने से पहले पूरी जोर आजमाइश दोनों सियासी दलों की ओर से। तो देखिए, प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनावी शोर थम जाएगा शाम 5 बजे। इसके बाद प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी और सपा के बीच ये सीधा मुकाबला। देखिए, अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव के टेस्ट की, जिसे 24 का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक इस बार निकाय चुनाव दिसंबर में होगा, वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना होगी। और इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सपा बीजेपी दोनों अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि तैयारी के मामले में दूसरे दल भी बीजेपी को मुकाबले पीछे नजर आते हैं। अब सवाल ये बड़ा है कि निकाय चुनाव की जंग में क्या बीजेपी सपा को टक्कर दे पाएगी।
दिसंबर में निकाय का टेस्ट, 24 के सेमीफाइनल में कौन बेस्ट। 4 चरणों में होगी लड़ाई, कौन करेगा नगर निगम पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है। फिर एक बार पूरा यूपी चुनाव की कसौटी से गुजरने वाला है, क्योंकि जिस निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही, अब जल्द ही उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार निकाय चुनाव दिसंबर में होगा, जो 4 चरणों में होगा। वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना होगी, जबकि पिछली बार 2017 में नवंबर में 4 चरणों में चुनाव करवाए गए थे और 2 दिसंबर को मतगणना हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव 1 महीने पीछे खिसक गया है, जिससे राजनीतिक दलों को तैयारी करने का और मौका मिल गया है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही इनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर को वोटिंग होगी और जनवरी तक काउंटिंग पूरी करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार निकाय चुनाव पहले के मुकाबले अलग होगा। सपा और भाजपा ने सभी सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि पिछली बार भाजपा और सपा ने चुनाव तो लड़ा था, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार हर सीट पर अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। यही वजह है कि जानकार इसे 24 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी दोनों अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 के पहले कौन कितने पानी में है, ये निकाय चुनाव का रिजल्ट बताएगा। हालांकि तैयारी के मामले में दूसरे दल भाजपा के मुकाबले पीछे नजर आते हैं। भाजपा न सिर्फ बूथ स्तर पर लगातार बैठक कर रही, बल्कि अलग अलग मोर्चे के प्रशिक्षण शिविर भी लगा रही। हाल ही में भाजपा ने ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसका मकसद यूपी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने का है। ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग था वह क्षेत्र का, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको विस्तार से सभी को समझाया गया है और उत्तर प्रदेश में किस ढंग से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। लगभग सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मतलब एकदम साफ है, भाजपा निकाय चुनाव की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रही। ऐसे में सवाल बड़ा है कि निकाय चुनाव की इस जंग में क्या सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी और क्या बसपा फिर से खुद को स्थापित कर पाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका बहुत कुछ इस चुनाव में टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओवैसी पर बड़ा हमला बृजभूषण शरण ने बोला है। ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है, जहां पर बृजभूषण कहते नजर आए हैं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम था। यह भी कहना है सांसद बृजभूषण सिंह का। तो विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उन्होंने दिया है। गोंडा से भाजपा सांसद का यह बड़ा हमला है और जाहिर तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी है, जहां पर कहते हैं कि ओवैसी के दादा के पिताजी हिंदू थे। तो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, निशाना साधा है, पूर्वजों को लेकर के ये बयान दिया है और ये कहते हैं कि ओवैसी के दादा के पिताजी भी हिंदू थे। तो गोंडा से बीजेपी सांसद का ये विवादित बयान क्या है, सुनवाते हैं आप। गारंटी देता हूं, ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। उनको तो मैं गारंटी कहता हूं हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मदरसों के सर्वे की, जिसकी एक रिपोर्ट गठित की गई टीमों ने अपने अपने जिलों के डीएम को सौंप दी है। अब डीएम इस रिपोर्ट को 15 नवंबर तक सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन पर क्या एक्शन लेना है। हालांकि सवाल यह है कि अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन हुआ तो उन बच्चों का क्या होगा जो इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। डीएम की टेबल पर सर्वे के दस्तावेज, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होगी तेज। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे डिकोड।
उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की तलवार तेजी से लटक रही, क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार हुई थी वो डीएम की टेबल पर पहुंच गई है। अब इंतजार 15 नवंबर की तारीख का है, जब सभी जिलों के डीएम अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और फिर शुरू होगा एक्शन। क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तब यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा था कि जो भी मदरसे सर्वे की कसौटी पर फेल होंगे उन पर एक्शन होगा। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट संबंधित जिलों के डीएम तक पहुंच चुकी है। यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक सभी डीएम शासन को उपलब्ध कराएंगे। फिर शासन ये तय करेगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी तय है कि जिस तरह से मदरसों के सर्वे का विरोध किया गया था, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का भी जबरदस्त विरोध किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का अंदाजा है, इसलिए जवाब देने के लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या एक्शन देश के सबसे बड़े मदरसे पर भी होगा? क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले उसमें एक नाम दारुल उलूम देवबंद मदरसे का भी है। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। इस प्रकार के अलग बयान देकर के मदरसों को, दीनी मान पढ़ने वालों को, उन बच्चों को, उनके माता पिता को गुमराह करने का काम हो रहा है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के दूसरे स्रोतों से आने वाले चंदे से चल रहा। क्योंकि जब सर्वे में दारुल उलूम देवबंद से उसका इनकम ऑफ सोर्स पूछा गया तो उसने ज़कात अपना सोर्स ऑफ इनकम बताया था। कि दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो गैर मान्यता प्राप्त है। इसमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 585 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। वहीं सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर नगर में 86 और प्रयागराज में 78, जबकि अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। हालांकि असली तस्वीर 15 नवंबर को साफ होगी, जब पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इन 7,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था, जिस पर दलील देते हुए सरकार ने कहा था उसका मकसद इन मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि यूपी के मदरसों का सिस्टम सुधरेगा, और सुधरेगा तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। गुजरात में पुल हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी हैं। सीएम योगी ने सभी पुलों का ब्यौरा मांगा है। प्रमाण सहित पुलों, जितने भी पुल हैं उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा संबंधी मानकों का ब्यौरा मांग लिया है। सेतु निगम के एमडी से यह रिपोर्ट तलब की गई है। बताएं कहां-कहां कितने पुल हैं, कब मरम्मत हुई, कितने पुराने हैं। ये तमाम जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेतु निगम के एमडी को यह निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द यह रिपोर्ट पेश करें। आगरा से खबर है। बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। घर में घुसकर लड़की को जबरन अपने साथ ले गए हैं और 2 दिन के बाद घर वापस लौटी है। अगवा हुई है लड़की। दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। लड़की के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। लेकिन हिम्मत देखिए, परिजनों का आरोप है कि आए दिन दबंग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे। पुलिस को खुली चुनौती। ताजगंज क्षेत्र के कोलखा का यह मामला है। अब खबर ललितपुर से है, जहां झरकोन गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई और यहां नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम 77
4,77,000 की लूट को अंजाम दिया है। गोली मारकर व्यापारी से ये पैसे लूटे हैं और रफू चक्कर हो गए। घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लूट की खबर है ये। बात अगली बड़ी खबर की। यूपी के 13 जिलों में आज से धान खरीद की शुरुआत होगी। इसके लिए सरकार ने सभी अफसरों को मंडियों में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई जिलों में धान खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है। वहीं सरकार कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल समेत लखनऊ मंडल, रायबरेली, उन्नाव में किसानों से आज से धान की खरीद करेगी। तो धान की खरीद को लेकर के ये बड़ी खबर मिल रही है। तमाम अधिकारियों को सभी मंडलों में ये बताया गया है कि मंडियों में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, जहां किसान आकर के धान की अब बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। एएसआई ने विवादित परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट में भी एएसआई ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। वहीं एएसआई का कहना यह है कि सर्वेक्षण के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं, सर्वेक्षण के जरिए पता लगाई जा सकती है। एएसआई ने यह भी कहा कि उस विवादित परिसर का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।